नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहां पे नेट की तैयारी करते हैं और जो हमारा इस बार का एग्ज़ाम है वह भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया है। तो चलिए आइए आज हम दिल्ली दरबार दर्पण निबंध को पढ़ेंगे जो कि भारतेंदु के द्वारा लिखा गया है। और इसके आज भाग एक को पढ़ेंगे क्योंकि ये जो निबंध है थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे और इसके इम्पोर्टेंट विषयों को पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, इस निबंध की जो शुरुआत है इस श्लोक से होती है। जयति राजेश्वरी जय, युवराज कुमार जय, नृप प्रतिनिधि कवि लिटन जय, दिल्ली दरबार। स्नेह भरत तम हरन दोऊ, प्रजनन करत उजियार, भयो देहली दीप सो यह देहली दरबार। तो देखिए, ये पूछा जा सकता है कि ये जो मतलब ये जो कविता है या दोहा मतलब चौपाई है कहाँ से लिया गया है, तो दिल्ली दरबार से लिया गया है। अब देखिए क्या है। सब राजाओं की मुलाकातों का हाल अलग अलग लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि सबके साथ वही मामूली बातें हुई। सब बड़े बड़े शासनाधिकारी राजाओं को एक एक रेशमी झंडा और सोने का तमगा मिला। झंडे अत्यंत सुंदर थे। पीतल के चमकीले मोटे मोटे डंडों पर राजराजेश्वरी का एक मुकुट बना था और एक पट्टी लगी थी जिस पर झंडा पाने वाले राजा का नाम लिखा हुआ था। और फहरने पर जो झंडे से लटकता था, स्पष्ट रीति पर उनके शस्त्र आदि के चिन्ह बने हुए थे। तो देखिए, ये जो दिल्ली दरबार दर्पण है इसमें यह बताया गया है कि जो रानी विक्टोरिया थी, जब वह भारत में आई थी तो उनका स्वागत कैसे हुआ और उनको मतलब कैसे मतलब जो शासन था कैसे कंपनी के हाथों से रानी के हाथ में चला गया था। तो ये चीज़ें बताई गई है। झंडा और तगमा देने के समय श्रीयुत वायसराय ने हर एक राजा से ये वाक्य कहे, मैं श्रीमती महारानी की तरफ से ये झंडा खास आपके लिए देता हूँ, जो उनके हिंदुस्तान के राजराजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। श्रीमती को भरोसा है जब कभी यह झंडा खुलेगा आपको उसे देखते ही केवल इसी बात का ध्यान न होगा कि इंग्लिस्तान के राज्य के साथ आपके खैरखा राजसी घराने का कैसा दृढ़ संबंध है। वरना यह भी कि सरकार की यही बड़ी भारी इच्छा है कि आपके कुल को प्रतापी, प्रारब्धी और अचल देखे। मैं श्रीमती महारानी हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की आज्ञानुसार आपको यह तमगा भी पहनाता हूँ। ईश्वर करे आप इसे बहुत दिन तक पहनिए और आपके बाद यह आपके कुल में बहुत दिन तक रहकर इस शुभ दिन की याद दिलावे जो इस पर छपा है। शेष राजाओं के उनके पद के अनुसार सोना या चांदी के केवल तमगे ही मिले। किला किलात के खां को भी झंडा नहीं मिला, पर उन्हें एक हाथी जिस पर 4000 की लागत का हौदा था, जड़ाऊ गहने, घड़ी, कार, चौबी कपड़े, कमरखाप के थान और वगैरह सब मिलकर 25,000 की चीज़ें तोहफे में मिली। यह बात किसी दूसरे के लिए नहीं हुई थी। इसके सिवाय जो सरदार उनके साथ आए थे उन्हें भी किश्तियों में लगाकर 10,000 रुपये की चीज़ें दी गई। प्रायः लोगों को इस बात के जानने का उत्साह होगा कि खां का रूप और वस्त्र कैसा था। निसंदेह जो कपड़ा खां पहनते थे वह उनके साथियों से बहुत अच्छा था, तो भी उनकी या उनके किसी साथी की शोभा उन मुगलों से बढ़कर न थी जो बाजार में मेवा लिए घुमा करते हैं। हाँ, कुछ फर्क था तो इतना था कि लंबी घनी दाढ़ी के कारण खां साहिब का चेहरा बड़ा भयानक लगता था। इन्हें झंडा न मिलने का कारण यह समझना चाहिए कि वह बिल्कुल स्वतंत्र हैं। इन्हें आने और जाने के समय श्रीयुत वायसराय गलीचे के किनारे तक पहुंचा गए थे, पर बैठने के लिए इन्हें श्री वायसराय के चबूतरे के नीचे वहीं कुर्सी मिली थी।
जो और राजाओं को खां साहिब के मिजाज में रूखापन बहुत है। एक प्रतिष्ठित बंगाली इनके डेरे पर मुलाकात के लिए गए थे। खां ने पूछा, क्यों आए हो? बाबू साहब ने कहा, आपकी मुलाकात को। इस पर खां बोले कि अच्छा, आप हमको देख चुके और हम आपको, अब जाइए। बहुत से छोटे छोटे राजाओं की बोलचाल का ढंग भी जिस समय वे वायसराय से मिलने आए थे संक्षेप के साथ लिखने के योग्य है। कोई तो दूर ही से हाथ जोड़ आए और एक ऐसे थे कि जब एडी कॉन्ग के बदन झुकाकर इशारा करने पर भी उन्होंने सलाम न किया तो एडी कॉन्ग ने पीठ पकड़कर उन्हें धीरे से झुका दिया। कोई बैठकर उठना जानते ही न थे, यहाँ तक कि एडी कॉन्ग को उठो कहना पड़ता था। कोई झंडा, तगमा, सलामी और खिताब पाने पर भी एक शब्द धन्यवाद का नहीं बोल सके और कोई बेचारे इनमें से दो ही एक पदार्थ पाकर ऐसे प्रसन्न हुए कि श्रीयुत वायसराय पर अपनी जान और माल निछावर करने को तैयार थे। सबसे बढ़कर बुद्धिमान हमें एक महात्मा दिखाई पड़े, जिनसे वायसराय ने कहा कि आपका नगर तो तीर्थ तीर्थ गिना जाता है, पर हम आशा करते हैं कि आप इस समय दिल्ली को भी तीर्थ ही के समान पाते हैं। इसके जवाब में वह बेधड़क बोल उठे कि यह जगह तो सब तीर्थों से बढ़कर है, जहाँ आप हमारे खुदा मौजूद हैं। नवाब लुहारू की भी अंग्रेजी में बातचीत सुनकर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें हंसी न आई हो। नवाब साहब बोलते तो बड़े धड़ाके से थे, पर इसी के साथ फायदे और मुहावरे की भी खूब हाथ पांव तोड़ते थे। कितने वाक्य ऐसे थे जिनके कुछ अर्थ ही नहीं हो सकते, पर नवाब साहब को अपनी अंग्रेजी का ऐसा कुछ विश्वास था कि अपने मुंह से केवल अपने ही को नहीं वरना अपने दोनों लड़कों को भी अंग्रेजी, अरबी, ज्योतिष, गणित आदि ईश्वर जाने कितनी विधाओं का पंडित बखान गए। नवाब साहब ने कहा कि हमने और रईसों की तरह अपनी उम्र खेल कूद में नहीं गवाई, वरना लड़कपन ही में विद्या के उपार्जन में चित लगाया और पूरे पंडित तथा कवि हुए। इनके सिवाय नवाब साहब ने बहुत से राजभक्ति के काव्य भी कहे। वायसराय ने उत्तर दिया कि हम आपकी अंग्रेजी विद्या पर इतना मुबारकबाद नहीं देते जितना अंग्रेजों के समान आपका चित्त होने के लिए। फिर नवाब साहब ने कहा कि मैंने इस भारी अवसर के वर्णन में अरबी और फारसी का एक पद्य ग्रंथ बनाया है, जिसे मैं चाहता हूँ कि किसी समय श्रीयुत को सुनाऊं। श्रीयुत ने जवाब दिया कि मुझे भी कविता का बड़ा अनुराग है और मैं आप सा एक भाई कवि, ब्रदर पोर्ट देखकर बहुत प्रसन्न हुआ तथा आपकी कविता सुनने के लिए कोई अवकाश का समय निकालूंगा। 29 तारीख को सत्र के अंत में महारानी तंजोर वायसराय ने से मुलाकात को आई। ये ताश का सब वस्त्र पहने थी और मुंह पर ताश का नकाब पड़ा हुआ था। इसके सिवाय उनके हाथ पांव दस्ताने और मोजे से ऐसे ढके थे कि सबके जी में उन्हें देखने की इच्छा ही रह गई। महारानी के साथ में उनके पति राजा सखाराम साहिब और दो लड़कों के सिवाय उनकी अनुवादक मिसेज कर्थ भी थी। महारानी ने पहले आकर वायसराय से हाथ मिलाया और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। श्रीयुत वायसराय ने उनके दिल्ली आने पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की और पूछा कि आपको इतनी भारी यात्रा में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ। महारानी अपनी भाषा की बोलचाल में बेगम भूपाल की तरह चतुर नहीं थी, इसीलिए ज़्यादा बातचीत मिसेज फर्थ से हुई, जिन्हें श्रीयुत ने प्रसन्न होकर मनभावनी अनुवादक कहा। वायसराय की किसी
बात के उत्तर में एक बार महारानी के मुंह से यस निकल गया, जिस पर श्रीयुत ने बड़ा हर्ष प्रकट किया कि महारानी अंग्रेजी भी बोल सकती हैं, पर अनुवादक मेम साहिब ने कहा कि वे अंग्रेजी में 2-4 शब्द से अधिक नहीं जानती। इस वर्णन के अंत में यह लिखना आवश्यक है कि श्रीयुत वायसराय लोगों से इतनी मनोहर रीति पर बातचीत करते थे जिससे सब मगन हो जाते थे और ऐसा समझते थे कि वायसराय ने हमारा सबसे बढ़कर आदर सत्कार किया। भेंट होने के समय श्रीयुत ने हर एक से कहा कि आपसे दोस्ती करके हम अत्यंत प्रसन्न हुए और तगमा पहनाने के समय भी बड़े स्नेह से उनकी पीठ पर हाथ रखकर बात की। 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ। यह दरबार जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा, एक बड़े भारी मैदान में नगर में 5 मील पर हुआ था। बीच में श्रीयुत वायसराय का षडकोण चबूतरा था, जिसकी गुम्बदनुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा और सुनहरा रूपथला तथा शीशे का काम बना था। कंगूने के ऊपर कलशे की जगह श्रीमती राजराजेश्वरी का सुनहरा मुकुट लगा था। इस चबूतरे पर श्रीयुत अपने राज सिंहासन में सुशोभित हुए थे। उनके बगल में एक कुर्सी पर लेडी साहिब बैठी थी और ठीक पीछे हाथों में चैम्बर लिए और श्रीयुत के ऊपर फौरचौबी छत्र लगाए खड़े थे। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ 2 पेज दामन वरदान, जिनमें एक श्रीयुत महाराज जम्बू का अत्यंत सुंदर सबसे छोटा राजकुमार और दूसरा कर्नल वर्ण का पुत्र था, खड़े थे और उनके दाएं बाएं तथा पीछे मुसाहिब और सेक्रेटरी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े थे। वायसराय के इस चबूतरे के ठीक सामने कुछ दूर पर उससे नीच एक अर्धचंद्राकार चबूतरा था, जिस पर शासनाधिकारी राजा लोग और उनके मुसाहिब, मद्रास और बम्बई के गवर्नर, पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर देश के लेफ्टिनेंट गवर्नर और हिंदुस्तान के कमांडर इन चीफ अपने अपने अधिकारियों समेत सुशोभित थे। इस चबूतरे की छत बहुत सुंदर नीले रंग के साटन की थी, जिसके आगे लरियादार सज्जा बहुत सजीला लगता था। हरिये के बीच बीच में सुनहले काम के चांद तारे बने थे। राजाओं की कुर्सियां भी नीली साटन से सटी थी और हर एक के सामने वे झंडे गड़े थे जो उन्हें वायसराय ने दिए थे, और पीछे अधिकारियों की कुर्सियां लगी थी जिन पर नीली साटन चढ़ी थी। हर एक राजा के साथ एक एक पॉलिटिकल अफसर भी था। इनके सिवाय गवर्नमेंट के भारी भारी अधिकारी भी यहीं बैठे थे। राजा लोग अपने अपने प्रांतों के अनुसार बैठाए गए थे, जिससे ऊपर नीचे बैठने का बखेड़ा बिल्कुल निकल गया था। सब मिलाकर 63 शासनाधिकारी राजाओं को इस चबूतरे पर जगह मिली थी, जिनके नाम नीचे लिखे हैं। महाराज अजयगढ़, बड़ौदा, बिजावर, भरतपुर, चरखारी, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, करौली, किशनगढ़, पन्ना, मैसूर, रीवा, उच्छ, महाराणा, उदयपुर, महाराव, राजा, अलवर, बूंदी, महाराज, राणा, झालावाड़, राणा, धौलपुर, राजा, बिलासपुर, बमरा, बिरोदा, चबा, छतरपुर, देवास, धार, फरीदकोट, जिंद, खदौर, कूच बिहार, मंडी, नामा, नाहन, राजपीपला, रतलाम, समथर, सुकेत, टिहरी, राव, जिगनी, टोरी, नवाब, टोक, पटौदी, मलेरकोटला, लुहारू, जूनागढ़, जौरा, जुलाना, बहावलपुर,
जागीरदार अलीपुरा बेगम भोपाल निज़ाम हैदराबाद सरदार फलसिया ठाकुर साहिब भावनगर मुरबी पिपलौदा जागीरदार पालदेव मीर खैरपुर महंत पौदका नंदगांव और जाम नवानगर। वायसराय के सिंहासन के पीछे परंतु राजसी चबूतरे की अपेक्षा उससे अधिक पास धनुषखंड के आकाश की 2 श्रेणियां चबूतरे की ओर बनी थी, जो 10 भागों में बांट दी गई थी। इन पर आगे की तरफ थोड़ी सी कुर्सियां और पीछे सीढ़ीनुमा बेंचें लगी थी, जिन पर नीला कपड़ा मढ़ा था। यहाँ ऐसे राजाओं को जिन्हें शासन का अधिकारी नहीं है और दूसरे सरदारों, रईसों, समाचार पत्रों के संपादकों और यूरोपियन तथा हिंदुस्तानी अधिकारियों को जो गवर्नमेंट के नेवते में आए थे या जिन्हें तमाशा देखने के लिए टिकट मिले थे, बैठने की जगह दी गई थी। ये 3000 के लगभग होंगे। किलात के खां गोवा के गवर्नर जनरल, विदेशी राजदूत, बाहरी राज्यों के प्रतिनिधि, समाज और अन्य देश संबंधी कांसल लोगों की कुर्सियां भी श्रीयुत वायसराय के पीछे सरदारों और रईसों की चौकियों के आगे लगी थी। और देखिए क्या है, दरबार की जगह दक्षिण तरफ 15,000 से ज़्यादा सरकारी फौज हथियार बांधे लैस खड़ी थी और उत्तर तरफ राजा लोगों की सजी पलटने भांति भांति की वर्दी पहने और चित्र विचित्र शस्त्र धारण किए परा बांधे खड़ी थी। इन सब की शोभा देखने से काम रखती थी। इसके सिवाय राजा लोगों के हथियारों के परे, जिन पर सुनहली अमारियां कची थी और कारचौबी झूले पड़ी थी, तोपों की कतार, सवारों की नंगी तलवारों और भालों की चमक, पहरों का उड़ना और 2 लाख के लगभग तमाशा देखने वालों की भीड़ जो मैदान में डटी थी, ऐसा समा दिखलाती थी जिसे देख जो जहाँ था वहीं हक्का बक्का ही खड़ा रह जाता था। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ हाईलैंडर लोगों को गार्ड गांव ऑनर ऑफ बाजे वाले थे। शासनाधिकारी राजाओं के चबूतरे पर जाने के जो रास्ते बाहर की तरफ थे, उनके दोनों ओर भी गार्ड ऑफ ऑनर खड़े थे। 11:15 बजे तक सब दरबारी लोग अपनी अपनी जगहों पर आ गए थे। ठीक 12 बजे श्रीयुत वायसराय की सवारी पहुंची और धनुषखंड आकाश के चबूतरे की श्रेणियों के पास एक छोटे से खंभे के दरवाजे पर ठहरी। सवारी पहुंचते ही बिल्कुल फौज ने शस्त्रों से सलामी उतारी, पर तोपें नहीं छोड़ी गई। खंभे में श्रीयुत ने जाकर स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद के ग्रांड मास्टर का वस्त्र धारण किया। यहाँ से श्रीयुत राजश्री छत के तले अपने राज सिंहासन की ओर बढ़े। श्री लेडी लिटन श्रीयुत के साथ थी और दोनों दामन बरदार बालक, जिनका हाल ऊपर लिखा गया है, पीछे 2 तरफ से दामन उठाए हुए थे। तो देखिए, ये सारा का सारा जो है उत्सव का वृतांत किया गया है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो उत्सव में हमें देखने को मिलती है। वहीं देखिए, श्रीयुत के चलते ही बंदीजन हेरल्ड लोगों ने अपनी तुरहियां एक साथ बहुत मधुर रीति पर बजाई और फौजी बाजे से ग्रांड मार्च बजने लगा। जब श्रीयुत राज सिंहासन वाले मनोहर चबूतरे पर चढ़ने लगे तो ग्रांड मार्च का बाजा बंद हो गया और नेशनल एंथम गॉड सेव दी क्वीन, ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे, का बाजा बजने लगा और गार्ड्स ऑफ ऑनर ने प्रतिष्ठा के लिए अपने शस्त्र झुका दिए। ज्यों ही श्रीयुत राज सिंहासन पर सुशोभित हुए, बाजे बंद हो गए और सब राजा महाराजा जो वायसराय के
आने के समय खड़े हो गए थे, बैठ गए। इसके पीछे श्रीयुत ने मुख्य बंदी चीफ हेरल्ड को आज्ञा की कि श्रीमती महारानी के राजराजेश्वरी की पदवी लेने के विषय में अंग्रेजी में राजा आज्ञा पत्र पढ़े। यह आज्ञा होते ही बंदीजनों ने, जो दो पाती में राज सिंहासन के चबूतरे के नीचे खड़े थे, तुरही बजाई और उनके बंद होने पर मुख्य बंदी ने नीचे की सीढ़ी पर खड़े होकर बड़े ऊंचे स्वर से राजाज्ञा पत्र पढ़ा, जिसका उल्फा यह है। महारानी विक्टोरिया ऐसी अवस्था में कि हाल में पार्लियामेंट की जो सभा हुई उसमें एक एक्स पास हुआ है, जिसके द्वारा परम कृपालु महारानी को यह अधिकार मिला है कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में श्रीमती जो कुछ चाहे बढ़ा ले। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के एक में मिल जाने के लिए जो नियम बने थे, उनके अनुसार भी यह अधिकार मिला था कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवी और प्रशस्ति इस संयोग के पीछे वही होगी जो श्रीमती ऐसे राजाज्ञा पत्र के द्वारा प्रकाशित करेगी, जिस पर राज की मुहर छपी रहे। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ऊपर लिखे हुए नियम और उस राजाज्ञा पत्र के एक्ट में यह भी वर्णन है कि ऊपर लिखे हुए नियम और उस राजाज्ञा पत्र के अनुसार जो 1 जनवरी सन 1801 को राशि मुहर होने के बाद प्रकाशित किया गया, हमने यह पदवी ली। विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के संयुक्त राज्य की महारानी स्वधर्मिणी। और इस एक्ट में यह भी वर्णित है कि उस नियम के अनुसार जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन के हेतु बनाया गया था, हिंदुस्तान के राजा का अधिकार जो उस समय तक हमारी ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को स्पर्ध था, अब हमारे निज अधिकार में आ गया और हमारे नाम से उसका शासन होगा। इस नए अधिकार की हम कोई विशेष पदवी ले और इन सब वर्णनों के अनंतर इस एक्ट में यह नियम सिद्ध किया गया है कि ऊपर लिखी हुई बात के स्मरण निमित्त हमने अपने मुहर किए हुए राजाज्ञा पत्र के द्वारा हिंदुस्तान के शासन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। हमको यह योग्यता होगी कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में जो कुछ उचित समझे बढ़ा ले। इसलिए अब हम अपने प्रीवी काउंसिल की सम्मति से योग्य समझकर यह प्रचलित और प्रकाशित करते हैं कि आगे को जहां सुगमता के साथ हो सके सब अवसरों में और संपूर्ण राजपत्रों पर जिनमें हमारी पदवियां और प्रशस्तियां लिखी जाती हैं, सिवाय सनद, कमीशन, अधिकारदायक पत्र, दान पत्र, आज्ञा पत्र, नियोग पत्र और इसी प्रकार के दूसरे पत्रों के जिनका प्रचार यूनाइटेड किंगडम के बाहर नहीं है, यूनाइटेड किंगडम उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों में नीचे लिखा हुआ मिला दिया जाए। अर्थात लैटिन भाषा में इंडई एम्प्रेक्टिक्स हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी और अंग्रेजी भाषा में एम्प्रेस ऑफ इंडिया। हमारी यह इच्छा और प्रसन्नता है कि उन राज संबंधी पत्रों में जिनका वर्णन ऊपर हुआ है, यह नई पदवी न लिखी जाए। हमारी यह भी इच्छा और प्रसन्नता है कि सोने, चांदी और तांबे के सब सिक्के जो आज कल यूनाइटेड किंगडम में प्रचलित हैं और नीति विरुद्ध नहीं गिने जाते, और इसी प्रकार तथा आकार के दूसरे सिक्के जो हमारी आज्ञा से अब छापे जाएंगे, हमारी नई पदवी लेने से भी नीति विरुद्ध न समझे जाएंगे।
और जो सिक्के यूनाइटेड किंगडम के अधीन देशों में छापे जाएंगे और जिनका वर्णन राजाज्ञा पत्र में उन जगहों के नियमित और प्रचलित द्रव्य करके किया गया है और जिन पर हमारी संपूर्ण पदवियां या प्रशस्तियां या उनका कोई भाग रहे, और वे सिक्के जो राजाज्ञा पत्र के अनुसार अब छापे और चलाए जाएंगे इस नए पदवी के बिना भी उस देश के नियमित और प्रचलित द्रव्य समझे जाएंगे, जब तक कि इस विषय में हमारी कोई दूसरी प्रसन्नता न प्रकट की जाएगी। हमारी विल्सन की कचहरी में 28 अप्रैल को 1876 के सन में हमारे राज्य के 39वें बरस में प्रसिद्ध किया गया। ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे। अब देखिए क्या बात हो रही है। जब चीफ हेरल्ड राजाज्ञा पत्र को अंग्रेजी में पढ़ चुका तो हेरल्ड लोगों ने फिर तुरही बजाई। इसके पीछे फॉरेन सेक्रेटरी ने उर्दू में तर्जुमा पढ़ा। इसके समाप्त होते ही बादशाही झंडा खड़ा किया गया और तोपखाने से जो दरबार के मैदान में मौजूद था 101 तोपों की सलामी हुई। 34 सलामी होने के बाद बंदूकों की बाढ़ें दगी और 101 सलामियां तोपों से हो चुकी। तब फिर बाढ़ छूटी और नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा। इसके अनंतर श्रीयुक्त वायसराय समाज को एड्रेस करने के अभिप्राय से खड़े हुए। श्रीयुक्त वायसराय के खड़े होते ही सामने के चबूतरे पर जितने बड़े बड़े राजा लोग और गवर्नर आदि अधिकारी थे खड़े हो गए, पर श्रीयुक्त ने बड़े आदर के साथ दोनों हाथों से हिंदुस्तानी रीति पर कई बार सलाम करके सबसे बैठ जाने का इशारा किया। यह काम श्रीयुक्त का जिससे हम लोगों की छाती दूनी हो गई। पायोनियर तरीके अंग्रेजी के संपादकों को बहुत बुरा लगा, जिनकी समझ में वायसराय का हिंदुस्तानी तरह पर सलाम करना बड़े हैठाई और लज्जा की बात थी। खैर, यह तो इन अंग्रेजी अखबार वालों की मामूली बातें हैं। श्रीयुक्त वायसराय ने जो उत्तम एड्रेस पढ़ा उसका तर्जुमा हम नीचे लिखते हैं। जय हिंद। तो देखिए, भाग 1 में पार्ट 1 में हमने दिल्ली दरबार दर्पण के जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको अभी हमने देखा। अभी जो है इसका पार्ट 2 भी आएगा और ज़रूरत पड़ी तो पार्ट 3 भी लाया जाएगा। तो देखिए, पार्ट 1 में हमने दिल्ली दरबार दर्पण से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को देखा और इसमें बताया गया है कि महारानी विक्टोरिया ने जब भारत में अपना शासन जो है स्थापित किया तो वो जो दरबार लगा उसमें किस प्रकार से राजाओं को बुलाया गया और वो जितने भी सामंती राजा थे वे सारे जो थे ब्रिटिश शासन के अधीन कैसे हुए, तो उस दरबार का वर्णन किया गया है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा यह जो रचना है लिखी गई है, निबंध लिखा गया है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हम सभी विषयों पर अपना काम कर रहे हैं और उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देख रहे हैं। इसकी जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं टेलीग्राम से। वहाँ पे आपको हिंदी साहित्य से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी की PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड की गई है। आप अपना जो नेट की तैयारी है उसको करते रहिए और अपनी तैयारी में कोई कसर मत छोड़िए। तो देखिए, आप मेरे साथ जुड़िए, साहित्य गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने के लिए, महत्वपूर्ण PDF को पाने के लिए टेलीग्राम से भी जुड़िए और अपने साथियों को भी जोड़िए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलता हूँ नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप साहित्य गुरु चैनल के साथ बने रहिए।